नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम थोड़ा चाइल्ड कस्टडी वाले मामलों में चर्चा करेंगे और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जो चाइल्ड कस्टडी के केस होते हैं, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो पिता पक्ष होता है, जो पुरुष होता है या पिता बोलो, उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ये। और इसमें हम यही राय देते हैं कि थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि अगर चाइल्ड कस्टडी का केस नहीं लगाया है आपने, तो फिर पूरी प्लानिंग करके लगाएं, और अगर लगा चुके हैं तो फिर अब जो चल रहा है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर पिता जो होता है वो बच्चे को उठा ले जाता है तो उसके ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा नहीं चलता। ठीक है, हालांकि कुछ मुकदमे चले हैं लेकिन उन सब में बरी हुआ है, क्योंकि जजमेंट हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं कि पिता के ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एफआईआर वगैरह दर्ज होती है लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। भाई जब आप मिलने नहीं देंगे तो फिर जो पिता है वो तो फिर बच्चे को किडनैप भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जब कभी भी चाइल्ड कस्टडी का आप केस लगाएं, अगर नहीं लगाया है उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले आप है ना, आपकी जो वाइफ है और उसकी जो फैमिली है, उसके बैकग्राउंड, उनके रहन सहन, उनका फाइनेंशियल स्टेटस से संबंधित जो भी पॉसिबल एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं उसको कलेक्ट कीजिए। ठीक है, आपकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली, वाइफ का कोई भाई है, कोई बहन है, ठीक है, उसके माता पिता, जो कोई भी है, उनसे संबंधित जो कुछ भी हम डॉक्यूमेंट या एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं जो उनके लिए नेगेटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव है, वो कलेक्ट कीजिए। दूसरी बात यह कि कोशिश कीजिए कि आप कस्टडी का केस लगाने के पहले चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत करें, कंप्लेंट करें। ये गवर्नमेंट बॉडी होती है, ये काफ़ी मदद करती है। कई बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टडी का केस लगा देते हैं। ये थोड़ा मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। कस्टडी का केस आप लगाइए, फाइनली आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो है चाइल्ड जो हेल्पलाइन है, इसकी एक संस्था होती है, ये हर जगह होती है, हर शहर में होती है। ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंडर में आती है, इसकी मदद लीजिए। चाइल्ड कस्टडी का जो केस आप लगाते हैं कोर्ट में, जो फाइनल केस आप लगाते हैं, सोचते हैं कस्टडी मुझे मिल जाए, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर फोकस करना है कि आपकी वाइफ से ज़्यादा बेहतर परवरिश अपनी औलाद को आप दे सकते हैं। उसके अलावा आपकी वाइफ जो है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, इसके बारे में भी आपको कोर्ट को अवगत कराना है, कोर्ट को बताना है। वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ क्रिमिनल माइंड लोग तो नहीं हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, रहन सहन क्या है, उनका घर कैसा है, और उनके कंपेयर में आपका लाइफ स्टाइल, आपका घर कैसा है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कभी भी आप जो बच्चा है वो आपसे मिलने आ रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है स्टार्टिंग में इंटरिम विजिटिंग राइट वगैरह का, आपको ऐसा लगता है कि उसके व्यवहार में चेंजेस हैं, या स्टार्टिंग में मिलता है तो कुछ और व्यवहार रहता है, बाद में कुछ और रहता है, तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो आपकी पत्नी है वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है। इसमें जो है आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि मुझे मेरे बच्चे के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लगता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरा बच्चा तनाव में रहता है। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाए, और ये आवश्यक है क्योंकि बच्चे का भविष्य सर्वोपरि है। चाइल्ड कस्टडी के मामलों में जो अक्सर देखा गया है, कोर्ट जो है माता पिता को तवज्जो नहीं देती है, वो बच्चे के राइट्स और उसके फ्यूचर को ही तवज्जो देती है, ऐसा जजों का कहना है। हालांकि ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। जब आप बच्चे के सामने उसके पिता को जेल भेजते हैं तो क्या बच्चे के मन में बुरा असर नहीं पड़ता कि जब वो देखता है कि मेरे पिता जो हैं जेल जा रहे हैं। ऐसा भी तो होता है ना, कई ऐसे केसेस हुए जो भरण पोषण के मामलों में
कि बच्चे के सामने पिता जेल चला जाता है, बच्चा देखता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो ये बात किताबी बात है ये कि बच्चे का भविष्य सर्वोपरि है, लेकिन जनरली ये अक्सर देखा गया है कि अदालतों के कारण बच्चे सफ़र करते हैं, कोर्ट के कारण। और महत्वपूर्ण बात ये कि कोर्ट को, जो कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, इनको बदमाश महिलाओं की पहचान नहीं होती। देखिए, शरीफ महिलाएं भी होती हैं, उस तरह से बदमाश महिलाएं भी होती हैं। जैसे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन हमारे जज जो हैं वो जेंडर साइकोलॉजी में फिसड्डी हैं, उनका ज्ञान ज़ीरो है, उन्हें कुछ नहीं पता। जेंडर साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो प्राचीन भारत में, बहुत प्राचीन आदिकाल से दिया जाता था। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो उसने पूरा महिलाओं पे एक चैप्टर लिखा हुआ है। आप विदुर नीति पढ़ेंगे उसमें फीमेल पे चैप्टर दे के रखा है। आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें चैप्टर दे के रखा है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा हुआ है, वेदव्यास ने लिखा है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई स्त्री अपनी औलाद को भी मार देती है। ये लिखा है उसमें, संस्कृत में लिखा है, उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है चाणक्य सूत्र में कि बिना विचारे किसी तरह की बातें करना, मूर्खता का परिचय देना, ईर्ष्या करना, तुलना करना, जगह जगह पर ऐसे काम करना जो नहीं करने चाहिए, अधिक बोलना, ये और विवेकहीन होना, ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं, इनबिल्ट उनके अंदर होते ही हैं। अब ये किस लेवल तक उनके अंदर है ये तो फिर उस स्त्री से बात करके समझ में आता है। तो बहुत सारे केसेस हुए हैं। सूचना सेठ का केस जो हुआ, उसने अपने बच्चों को ही मार डाला। इसके पहले पंजाब में केस हुआ था, 2016-17 की बात है मेरे ख्याल से। एक महिला ने अपने बेटे को मार डाला था क्योंकि उसके नाम, वो जो बेटा था उसके नाम पर 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो उसके पिता ने करवाई थी। दिल्ली का एक केस हुआ था, एक लड़की जो थी वो अपने माँ के साथ रहती थी, पिता को कस्टडी नहीं मिली थी। फाइनली क्या हुआ कि माँ का बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ रेप कर देता था। वो लड़की उसमें 14-15 साल की थी, तो वो भाग कर जान बचाकर अपने पिता के घर आई थी। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मगर इतने सारे केस होने के बाद भी जो आपके जजेस हैं उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। अगर ये केसेस, पहली बात तो उनका एक वो रटा रटाया हुआ है कि माँ तो बच्चे की बुरी हो ही नहीं सकती। तो ये जो प्रिंसिपल है, एक सड़ा हुआ प्रिंसिपल ही जजों का बनाया हुआ है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। बुरी माँ भी हो सकती, पिता भी हो सकता है। और कानून में इस तरह के प्रिजम्पशन ना ही रखे जाए तो अच्छा है। हमारे जजों ने कई ऐसे सड़े गले सिद्धांत बना के रखे हैं जिनके कारण न्याय नहीं हो पाता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और यही कारण है कि चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, चाहे सिविल केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, उनमें न्याय इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि जजों ने सड़े हुए सिद्धांत बना के रखे। अब जब बेस ही बिगड़ा हुआ है तो उस बेस पे न्याय की जो इमारत खड़ी करोगे वो तो गिरना ही है ना, वो उस पर बनेगी थोड़ी, टिकेगी नहीं उस पर वो। तो जजों का जो माइंड सेट है वो कुछ ऐसा है, या फिर मैं कहूँ कि जज जानबूझ के ऐसा बोलते हैं ताकि, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो फैमिली सिस्टम को ख़त्म करना है। ऐसा लगता है कि जज जो है कि किसी संस्था के लिए काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ताकि भारत से परिवारों को ख़त्म किया जा सके, इंडिया से फैमिली सिस्टम को ऐसा डिस्ट्रॉय किया जाए कि यंग जनरेशन, खासकर जो पुरुष वर्ग है, विवाह के बारे में सोचे भी ना। ये लोग इंडिया को यूरोप बनाना चाहते हैं। यूरोप में पहले क्या होता था, शादीबाजी नहीं होती थी, आपस में ही राजी खुशी लोग जो हैं वो संभोग करने लग जाते थे। और जब बच्चा पैदा होता था तो महिलाएं उस बच्चों को चौराहे पे छोड़ के आ जाती थी। तो फिर यूरोप के जो राजा महाराजा होते थे वो उन बच्चों की पालने की व्यवस्था करते थे। उन बच्चों को अनाथ आश्रमों में रखा जाता था, और जो उनको पालते थे, जो पुरुष होते थे, उनको फादर कहा जाता था, और जो महिलाएं उनकी देखभाल करती थी उनको सिस्टर या मदर कहा जाता था। इसी परंपरा ने आगे चल के चर्च का रूप धारण किया। तो ये यूरोप की एक कहानी है। इतना पिछड़ा था यूरोप, और आज भी वहाँ की महिलाएं कपड़े पहनना नहीं सीख पाई हैं, और वहाँ का समाज खाना खाना नहीं सीख पाया। आज भी वहाँ का समाज जानवरों की लाशें ही खाता है, और हम भी अब धीरे धीरे वैसे ही बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जजेस हैं उनका एक हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी, अच्छे समाज, आदर्श समाज का निर्माण करने में कोई योगदान नहीं है। हाँ, उसको ख़त्म करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी भूमिका जुडिशरी की है।
तो चाइल्ड कस्टडी का केस जब हम लगाते हैं, अगर आपने अभी नहीं लगाया है, तो सबसे पहले तो जो आपकी वाइफ है, उसकी फैमिली है, उसका पूरा बैकग्राउंड कलेक्ट कर लीजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं, कोई डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं, वो भी कर लीजिए। क्योंकि कोर्ट इस बात पर बहुत ध्यान देती है कि बच्चा जहां अभी रह रहा है माँ के पास, वहाँ का इन्वायरमेंट कहीं ऐसा तो नहीं जो बच्चे के लिए हानिकारक हो। एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस में क्या हुआ था कि लड़की जो थी उसने अपने बच्चे को अपने पास रख के रखा था। लड़की का भाई क्रिमिनल था और लड़की की जो बहन थी वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस थी, और लड़की एक छोटे से घर में रहती थी। जब पति ने ये सब साबित किया कोर्ट में, और कोर्ट ने यह कहा कि मेरी बच्ची जो है वो वहाँ कैसे रहेगी और उसकी परवरिश में कितना गंदा असर पड़ेगा। मैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ के घर में रहता हूँ और मेरी वाइफ जिस घर में रहती है वो खंडहर टाइप का है। परिणाम ये हुआ कि कोर्ट ने वो बच्ची शायद 6-7 साल की थी मेरे ख्याल से, उसकी कस्टडी पिता को सौंप दी थी। तो आप बच्चे को कैसे पालेंगे? अगर आप पालते हैं तो उसकी देखभाल आपके अलावा कौन कौन करेगा? क्या उसको समय देंगे आप? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? ये सब कोर्ट देखती है, ठीक। और आपकी वाइफ के जो भी लूप होल्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कस्टडी माँ को ही मिलती है। ये बात एक लिमिट तक सही है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कस्टडी पिता को भी मिली है, ठीक है। ऐसे भी कई मामले की संख्या थोड़ी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में इन चीज़ों को लेकर परिवर्तन तो हो रहा है। बाकी अगर आपको विजिटेशन राइट मिला हुआ है और वाइफ मिलने नहीं दे रही है, तो इमीडिएटली कोर्ट को इन्फॉर्म करें और पूरा जोर लगाएं कि सर ये तो गलत है, मेरी पत्नी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए या फिर कॉस्ट लगाई जाए। अगर आप दूर मिलने जाते हैं पत्नी से, अगर उसी शहर में नहीं है, फिर तो कॉस्ट लगवाइए, 1000-2000 कॉस्ट तो लगवाइए, ठीक है। क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके, समय बर्बाद करके वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर ऐसा हो रहा है। एक और चीज़, बच्चे की कंसेंट पिता से मिलने के लिए कि बच्चा नहीं मिलना चाहता, ऐसी कोई चीज़ कानून में नहीं होती, ठीक है। क्योंकि लॉ कहता है कंसेंट ऑफ माइनर इज नॉट अ कंसेंट, ठीक है। एक अप्राप्त वय यानी एक नाबालिग की जो कंसेंट है, सहमति है, वो सहमति नहीं मानी जा सकती। तो अगर वो जो वाइफ होती है या पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं बच्चा ही नहीं मिलना चाहता है फलाना ढमका, तो ये बात सिर्फ वहाँ पर लागू होती है जहाँ बच्चा जो है जन्म से ही पिता से अलग रह रहा हो और 8-10 साल हो चुके हों, वहाँ पर ये बात लागू हो सकती है, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन जहाँ बच्चा पिता के साथ रहा है 1-2 साल, पिता के सामने ही पैदा हुआ है, पिता तो उसका अच्छा लगाव था और एकदम से वाइफ लेके उसको अलग हो गई है, वहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है। इसलिए अगर पत्नी ऐसी बातें कर रही, मतलब पत्नी ने ही बच्चे के मन में गंदगी भरी है, तो उसके खिलाफ जो भी पॉसिबल शिकायतें हैं जज के सामने, पुलिस के सामने, मानवाधिकार आयोग में, सब जगह कर दीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए, मतलब पूरा पीछे पड़ जाइए उसके, और थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा अगर बच्चा वाइफ के पास है तो, ठीक। क्योंकि ये लड़ाइयाँ, इनमें समय लगता है, 3 साल 4 साल तो इतना मान के चलिए, कई बार 5 साल भी लग जाता है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपने अच्छे से हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया तो फाइनली कस्टडी आपको मिल जाती है। हालांकि जो पुरुष वर्ग है वो समझदार होता है, उसको पता है कि बच्चा अगर छोटा है, 8 महीने का है, 1 साल का, 1.5 साल का, तो खुद ही उससे कस्टडी नहीं मांगता, खासकर तब जब ऐसा लगता है कि माँ ध्यान रख रही है। लेकिन अगर माँ ध्यान नहीं रख रही है, आप इसको प्रूव करते हैं, तो फिर तो और भी अच्छा है। तो चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स में सब्र रखना आवश्यक है। अगर केस नहीं लगाया है तो फिर तो सबसे अच्छी बात है कि अगर लगाने जा रहे हैं और लगाया नहीं है तो उसकी अच्छी तैयारी कर लीजिए, कई एविडेंस कलेक्ट कीजिए, ऐसे एविडेंस कलेक्ट कीजिए जो बच्चे के, जो आपकी वाइफ या उसकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके ही खिलाफ हों, उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये सब। जैसे कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं ना पर्सनल लाइफ में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि पर्सनल लाइफ में झांकने से ही किसी की वास्तविक सच्चाई पता पड़ती है कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। ऐसे तो बाहर से सब अच्छे रहते हैं, जो आपसे बाहर मिलता है तो आपको तो लगता है कि बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ में झाँकेंगे ना
तो समझ में आएगा कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। तो चाइल्ड कस्टडी केस में अगर कभी आप बच्चे का किडनैप भी कर लेते हैं तो आपके खिलाफ हो सकता है FIR हो जाए, बट कोई कार्रवाई ज़्यादा होती नहीं, सज़ा तो होती नहीं हो, बरी ही होते हैं आप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले तो हमने खुद ने देखे हैं। कई बार पिता को बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता तो वो उसको किडनैप ही कर लेता है, उठा ले आता है अपने साथ। ठीक है, कहीं उठा के चला जाता है 7 दिन 10 दिन फलाना ढमका, और फिर उसके बाद वापस ले आता है। पुलिस FIR लिखती भी है, नहीं भी लिखती, अगर लिख भी लेती है तो उसकी जो है बेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पिता है, बच्चों को कोई उसने नुकसान तो पहुँचाया नहीं है, फाइनली बरी भी हो जाता है वो। तो चाइल्ड कस्टडी के केसेस में इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुरुआत से ही आप ऐसे जजमेंट और साइटेशन का इस्तेमाल करें जो पिता के फेवर में रहे हों, जो इस तरह के रहे हों जिसमें कि माँ के ऊपर कॉस्ट लगाई गई हो, जुर्माना लगाया गया हो जब उसने कोर्ट के आदेश के बाद भी बच्चे से मिलने नहीं दिया। ठीक है। सेकेंड थिंग, बच्चे से कोर्ट में मिलने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। बच्चे से मिलने के लिए आप कहीं और भी जा सकते हैं, कोई गार्डन, कोई शॉपिंग मॉल, इस तरीके से, या फिर हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार या महीने में 2 बार, जो जैसा भी कोर्ट का जज का माइंड सेट हो, वॉट एवर, आप कस्टडी के लिए बोल सकते हैं कि 4 घंटे के लिए बच्चा मेरे साथ रहे। ऐसे भी कई जजमेंट है कि 4 या 5 घंटे के लिए बच्चा इस दिन पिता के साथ रहेगा। ठीक है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि चाइल्ड कस्टडी का केस किसी और कोर्ट में चल रहा है, बच्चे का और भरण पोषण का केस किसी और कोर्ट में चल रहा है। जो चाइल्ड कस्टडी वाला जज है वो उस भरण पोषण वाले केस की दुहाई देते हुए कहता है कि अरे तुम बीवी को भरण पोषण नहीं दे रहे हो, ये गलत प्रैक्टिस है। अगर जज साहब ऐसा करते हैं तो फिर जज साहब की थोड़ा अकल ठिकाने लगाइए, उनको लिखित में आवेदन दीजिए। पहले तो ओरली बोल दीजिए कि सर उस केस का इससे क्या कनेक्शन है, ये केस अलग है, वो केस अलग है, उस केस में जज भी अलग है। हालांकि अगर जज भी एक हो तब भी जज को उस केस में इसको मर्ज नहीं करना है। भाई मैं भरण पोषण दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ उसकी कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन उस केस की दुहाई मेरे चाइल्ड कस्टडी वाले केस में आप नहीं दे सकते। एक केस में क्या हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है दूसरी कोर्ट में, वहाँ हस्बैंड को शायद 2-3 लाख रुपये उसका एरियर बन गया है। अब वाइफ जो है चाइल्ड कस्टडी वाले जज के पास जाके बोलती है कि सर वहाँ इसने कुछ भी नहीं दिया। तो जज बोलता चलो एक काम करो 50,000 रुपये डालो वाइफ के अकाउंट में अगर बच्चे से मिलना है तो। जज साहब ऐसा आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो चाइल्ड कस्टडी का केस अलग है, ये वाला केस अलग है। अगर जज साहब ऐसा कोई आदेश दे रहे हैं तो बोलिए सर इसको ऑर्डर शीट लिख दीजिए, और ऑर्डर शीट में जज साहब ऐसा लिख दें, इमीडिएटली उनके खिलाफ जो है तुरंत शिकायत कीजिए। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जो बैठता है आपके हाई कोर्ट में, विजिलेंस रजिस्ट्रार, और साथ में आपके कानून मंत्रालय को कीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके स्टेट के चीफ जस्टिस, सबको शिकायत कीजिए, क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस है। मेरे उस केस को इसमें कैसे मर्ज कर रहे हैं आप? इस केस को आपको इस केस के हिसाब से डील करना है, उस केस को उसके हिसाब से डील करना है। आप दोनों को मर्ज थोड़ी कर सकते हैं। ये तो कुल्लम कुल्ला ऐसा लग रहा है जैसे एक्सटॉर्शन चल रहा है पुरुष का। तो अगर कभी ऐसा हो इमीडिएटली शिकायत कीजिए, और इस घटिया सोच पर बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि उसकी शिकायत करो मेरा केस बिगड़ जाएगा। ये घटिया सोच नपुंसकों की होती है, मैंने कई बार देखा है। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो आपका केस बिगड़ जाएगा। ये काम कीजिए और बिल्कुल शिद्दत से कीजिए, लॉ पॉइंट को पकड़ते हुए कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखते हैं हम कि जज दोनों केसों को मर्ज करके जानबूझ के परेशान करता है कि तुमने वहाँ भरण पोषण नहीं दिया, ये नहीं किया, इसलिए तुम बच्चे से मिलने नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे से मिलना एक पिता का फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि पिता को या फिर जिसको कस्टडी नहीं मिली है उसको रोज बात करने का अधिकार है अपनी औलाद से। तो चाइल्ड कस्टडी केसों में कुछ इस तरह के ही पैतरे आपको अपनाने पड़ेंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।